तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस्ड आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी। और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज का जो ये वीडियो आपके समक्ष आ रहा है, वो लाने का जो प्रयोजन है हमारा वो ये है कि मोस्टली जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो कभी कभी कुछ गलत संदेश के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं। क्या मेरा तात्पर्य है, जैसे कि आप जानते हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो प्री हुआ है, अब उसमें काफी पेटिशन माफ कीजिएगा जारी की गई है। जैसे कि एक अंकुर केस है, आप जानते हैं, एक अंकित केस है, राइट। तो ये पेटिशन में क्या जो भूमिका है, चाहे वो न्यायपालिका है चाहे वो आयोग है, उसकी क्या भूमिका है, क्या निर्णय दिया जा रहा है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि एकदम स्पष्ट तरीके से और एक साधारण भाषा के रूप में आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत करूं, राइट, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो और जिससे आपको ये भी पता चले कि आपको तैयारी जारी रखनी है या नहीं, राइट। तो यहां पर मैं हर एक पॉइंट को उठाऊंगा। क्या एक वार्तालाप हो रहा है एक न्यायपालिका के बीच और एक जो आयोग है उसके बीच में, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए, प्रश्न आता है कि मुद्दा क्या है, राइट, क्योंकि ये लीगल लैंग्वेज होती है तो बहुत सारे जो फ्रेशर्स होते हैं, जो जिनका लॉ बैकग्राउंड नहीं होता है, तो वो इसको क्लियर नहीं समझ पाते हैं, राइट। तो गोयला क्लासेस की तरफ से उद्देश्य ये है कि आपके समक्ष जो बातें हैं, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, वो भी रखे जाए, राइट। तो मुद्दा क्या है समझते हैं। देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक CWP, एक सेकंड पेन का इस्तेमाल कर देते हैं। CWP का मतलब होता है सिविल रिट पिटीशन, यानी कि जो दीवानी मामले होते हैं उससे संबंधित जो याचिका होती है उसी को CWP कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम रिलेटेड जो मुद्दे हैं जो चल रहे हैं, कोई कह रहा है कि 38 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कोई कह रहा है कि 40 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इस तरह के जो मुद्दे होते हैं ये दीवानी होते हैं, सिविल होते हैं, राइट। तो ये CWP का जो नंबर है वो है 12341। ये जो पिटीशन है ये दायर की है अंकित कुमार ने। किसके विरुद्ध? स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, क्योंकि सरकार के विरुद्ध दायर है ये शिकायत, राइट। तो ये किसने करी है? अंकित कुमार ने। ये बात याद रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है कि इसके तहत जब ये याचिका डाली गई, एक पिटीशन डाली गई अंकित कुमार द्वारा, तो इसमें एक डायरेक्शन दिया गया है 1 जून 2023 को। एक डायरेक्शन दिया है। अब इसमें डायरेक्शन कौन देगा? इसमें डायरेक्शन देंगे जो माननीय उच्च न्यायालय है, वो सरकार को या आयोग को, एक ही बात है, सरकार बोलूं या आयोग बोलूं, क्योंकि सरकार के अंडर ही एक स्टेट सिविल सर्विसेज काम करता है। तो यहाँ पर जो मुखिया है राज्य सरकार, उसको ये आदेश जारी करता है कौन? माननीय उच्च न्यायालय। क्या कहता है? यहाँ पर देखिए, जो अंकित कुमार की पिटीशन है उसके हिसाब से 38 क्वेश्चन, वैसे ही हम अंकुर की देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा 40 क्वेश्चन। तो यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन आ रहा है। हालांकि हम देखेंगे कि अंकित कुमार ने कहा है कि 38 क्वेश्चन जो थे वो रिपीट हुए हैं। तो वहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसने डायरेक्शन दिया है कि काउंसिल फॉर द पिटीशन सबमिट 38 क्वेश्चन इन द अबव मेंशन टेस्ट आर रिपीटिशन, राइट। तो ये रेपिटेशन की बात की है सर्वोच्च न्यायालय, माफ कीजिएगा उच्च न्यायालय ने, और पूछा है आयोग से या सरकार से कि वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे जवाब दे। और यहां पर एक बात आपको दिखेगा P14 जो एनेक्स्चर P14 है, वहां पर इसको भी आधार माना गया है, क्योंकि दोनों एक ही बात कर रहे हैं। P14 एनेक्स्चर में क्या है, यानी कि जो एनेक्स्चर P14 रखा हुआ है, जो लोकेशन 14 में रखा हुआ है, वहां पर जो अंकुर है उनकी जो पिटीशन है उसको शामिल किया गया है, और अंकुर के हिसाब से 40 क्वेश्चन। तो यानी कि दोनों, चाहे वो अंकित, माफी, हाँ,
चाहे वो अंकित कुमार हो चाहे वो अंकुर हो, दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए जो माननीय उच्च न्यायालय है वो सरकार से कह रही है कि आप इसमें इसका जवाब दें, राइट। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और कहां पर एक बात और भी उठाई जा रही है कि सवाल पैदा हो रहा है एफिकेसी ऑफ द रिक्रूटिंग एजेंसी। रिक्रूटिंग एजेंसी क्या है यहाँ पर? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि उनकी जो एक क्षमता है, एक भरोसा है, उस पर भी ये जो पेटिशन है वो थोड़ा सा उंगली उठा रहा है। तो ये बात उठाई जा रही है। अब ये एनेक्स्चर P40 में ऑलरेडी बता चुका हूं, यहां पर आपको दिख रहा होगा श्री अंकुर द्वारा ये पेटिशन जारी की गई थी कि कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, जो प्री हुआ था आपका 21 मई 2023 को हुआ था, ये बात उठाई है। और यहां पर देखिए नियरली 40 क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेड, यानी कि अंकित के हिसाब से, अंकित कुमार के हिसाब से 38 क्वेश्चन और जो अंकुर हैं उनके हिसाब से लगभग 40 क्वेश्चन, यानी कि ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। तो इसीलिए जो उच्च न्यायालय है उसने ये आधार बना रखा है दोनों की पेटिशन को, राइट। अब देखिए, अब ये राज्य के विरुद्ध है ना, राज्य के विरुद्ध है, यानी कि सरकार के विरुद्ध है। तो यहाँ पर जो सरकारी वकील होते हैं राज्य के, वो पिक्चर में आते हैं। जैसे केंद्र के लिए आप जानते हैं अटॉर्नी जनरल होते हैं और राज्यों के लिए एडवोकेट जनरल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो हरियाणा उच्च न्यायालय आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो एडवोकेट जनरल है वो है BR महाजन। तो BR महाजन सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष रखते हैं कि क्या सरकार कर रही है, राइट। तो देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, आप देखेंगे BR महाजन जो एक एडवोकेट जनरल है हरियाणा के, वो प्रस्ताव रखते हैं एनेक्स्चर 14 के बिहाफ पे। एनेक्स्चर 14 मतलब जो अंकुर वाली बात है उसके बिहाफ में क्या बात रखते हैं। अब प्रश्न है सर अंकित के लिए क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि अंकुर जो है उन्होंने पहले पेटिशन दायर की थी, राइट। तो उसमें वो कहते हैं कि जब ये पेटिशन मिली है तो उस तारीख से 10 दिनों के भीतर जो आयोग है वो कहीं ना कहीं कुछ कार्य करेगा और 10 दिनों के भीतर जवाब देगा। तब तक इन 10 दिनों के भीतर जब तक जवाब नहीं दिया जाता है तो जो रिजल्ट है सीसेट का वो डिक्लेयर, यानी कि घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये जो हमारे BR महाजन साहब हैं वो कह रहे हैं कि तब तक रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा, केवल 10 दिन। तो इसीलिए आपसे मैं कह रहा हूं अपनी तैयारी मत छोड़िए, राइट। मींस की तैयारी अपने करते रहना है, क्योंकि कहीं पर भी आप देखेंगे आज 1 बाय 1 एक लाइन में आपको दिखाऊंगा, कहीं पर ये नहीं लिखा है कि पोस्टपोन किया जाएगा। आगे देखते हैं। अब प्रश्न है हरियाणा लोक सेवा आयोग 2023 का जो विज्ञापन संख्या 11 है, जो जिसके तहत ये पद आए थे, उसको एक बार देख लेते हैं वो क्या है। अब देखिए ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर 11 है जो 2023 में आया था, जो 9 फरवरी 2023 को आया था, तो इसमें पहले 95 पोस्ट थी, 95 पद थे फॉर HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए और एलाइड सर्विसेज के लिए। फिर ये संख्या 95 से 100 कर दी गई, ठीक है, जिसका अपडेशन जो हुआ था 7 मार्च 2023 को किया गया था। और इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ था वो हुआ था 21 मई 2023 को, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। परीक्षा करने से संबंधित नियम, यानी कि ये जो नियम है ये क्या कहीं बताए गए हैं किसी रूल बुक में, है ना। संविधान में तो नहीं बताए होंगे, तो बिल्कुल बताया गया है कि किस तरह से पेपर होगा, कितने मार्क्स का होगा, इस तरह से, ठीक है। ये रूल के हिसाब से होता है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप पेटिशन दायर करते हैं, यानी कि आयोग कुछ गड़बड़ करता है, तो ये रूल का आधार बनाकर पेटिशन दायर की जा सकती है। तो अब रूल देख लीजिए कि जो रूल चलता है, किस तरह से पेपर होगा, क्या पैटर्न होगा, वो है हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच रूल 2008। तो याद करने का तरीका है, कौन से नियम है, रूल 2008 के हिसाब से पेपर पैटर्न सेट होता है। तो पेपर पैटर्न को देख लेते हैं एक बार। इसमें आपका प्री होता है 200 मार्क्स का, मेंस होता है 600 मार्क्स का, और जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जिसे आप इंटरव्यू कहते हैं वो होता है 75 मार्क्स का। तो आप देख पा रहे होंगे ये बात, राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे जो प्री के बारे में इसमें बताया गया है। ये बताया गया है कि इसमें जो प्री होता है, इसमें जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं वो मेंस में जाते हैं, राइट। और मेंस में जो शॉर्टलिस्ट होते हैं ऑब्वियसली बात, वो PT में जाते हैं। अब देखिए प्री और मेंस, प्री के बाद आप मेंस में पहुंचते हैं, तो मेंस में ये बोल रहे हैं कि लगभग हम कम से कम 12 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट वैकेंसीज इतने लोगों को बुलाते हैं। मान लेते हैं 100 पद है, तो 100 को 12 से गुणा कर लीजिए, 12 into 100, तो इट विल बी 1200।
तो इतने इतने एस्पिरेंट्स, लगभग इतने एस्पिरेंट्स को मेंस में बुलाया जाता है। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है एज पर द रूल। और जो आपका इंटरव्यू होता है वो 3 टाइम्स होता है, राइट। जैसे पद है मान लेते हैं 100, तो इंटरव्यू के लिए इंटू 3 यानी कि 300 लोगों को बुलाया जाता है, राइट। तो इस तरह से एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है जो रूल 2008 के तहत आयोग जो है इसको इस्तेमाल करता है, राइट। तो देखिए ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और इसमें यहाँ ध्यान से देखेंगे, देखिए ऐसा है जब तक आप 45% मार्क्स नहीं लाते हैं एग्रीगेट में, एग्रीगेट मतलब कुल जितने भी आपके मेंस में पेपर होते हैं, मैं प्री की बात नहीं कर रहा हूं, मेंस में जो एग्रीगेट लेवल आपको 45% होना चाहिए, तब जाकर आपको कहां बुलाया जाता है, आपके इंटरव्यू में, राइट। अब ये भी याद रखेंगे कि अगर बात की जाए एग्रीगेट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें से अगर मैं इंग्लिश और हिंदी की बात करूं, उसके लिए आपका होना चाहिए 33%। इंग्लिश हिंदी के लिए जो क्वालिफाइंग होता है वो 33% होता है, राइट। अगर आपके इंग्लिश या हिंदी में 33% से कम आ रहा है तो आप इंटरव्यू में शामिल नहीं होंगे, उनके लिए 33 है। और ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स आपके कितने, कम से कम कितने होने चाहिए, कम से कम 45%, राइट। तो इस जब आप ये मेंस का ये पूरा कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। और जो फाइनल सिलेक्शन है आपका वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के आधार पर आपका एक फाइनल सिलेक्शन होता है, राइट। जैसे कि आर्टिकल 16 को आप जोड़ सकते हैं, वहां पर है सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जो सबसे बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट किया जाए, राइट। ओके, और जो यहाँ पर आपका जो टोटल सिलेक्शन होता है वो C675 मार्क्स के आधार पर होता है। कैसे, यहाँ पर देखेंगे, यानी कि जो आधार होगा, एक सेकेंड, जो आधार होगा वो सिर्फ ये होता है, यानी कि प्री का आपने सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, प्री में आप मेंस के लिए आते हैं और प्री के मार्क्स आपके जो ओवरऑल जो सिलेक्शन होता है उसमें वो मार्क्स नहीं जुड़े जाते हैं, केवल 600 प्लस 75 कितना हो गया, 675, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो प्री की बात करें तो जीएस आपका 100 मार्क्स का होता है जो 2 घंटे के लिए होता है, और सी सेट आपका माफ कीजिएगा, जो सी सेट होता है वो 2 घंटे का होता है, और जो जीएस होता है आपका ये भी 2 घंटे का होता है, राइट। और टोटल आपके हो गए 200 मार्क्स। अब देखिए इसमें एक सिंपल सी बात याद रखेगा, जो सी सेट होता है वो क्वालिफाइंग होता है और वो आपके मेंस में कहीं काम नहीं आता। मतलब कहने का क्या तात्पर्य है, होने को तो पेपर 1 जो जीएस है वो भी कहीं काम नहीं आता है, बट ध्यान से सुनेंगे कि जो सी सेट होता है वो क्वालिफाइंग होता है, यानी कि 33% आपको इसमें लाना होता है। जब आप 33% इसमें लाते हैं, जब क्वालिफाई करते हैं, तब आपकी जीएस 1 की कॉपी चेक होती है, पेपर 1 कॉपी तब चेक होती है। और पेपर 1 कॉपी के आधार पर आपको बुलाया जाता है। आप उसमें जो भी कट ऑफ आती है, जैसे कि मैंने बताया इनने क्या एक प्रक्रिया अपनाते हैं जो 2008 में मेंशन है कि ये मेंस में इनटू 12 लोगों को बुलाते हैं। मान लीजिए 100 पद है तो 1200 लोगों को बुलाएंगे, राइट। तो वो एक मेरिट के हिसाब से, यानी कि जो जीएस 1 में जितने भी आपके मार्क्स आए हैं उस हिसाब से आपको बुलाया जाता है, परंतु वो आपके फाइनल सिलेक्शन में जीएस 1 के मार्क्स यानी कि पेपर 1 के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। पेपर 1 के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं, वो केवल किसके लिए है, वो जो मेरिट बनती है, वो जो कट ऑफ बनती है, वो मेंस में एंट्री के लिए बनती है, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। अब देखिए ये हमें क्यों जानना है, क्योंकि इससे हमें बहुत बातें क्लियर हो जाती है। अब है क्या पहले भी यही मुद्दा उठा था, अब जो पिटीशन दायर की जा रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीटिशन हुए हैं, क्या ये हरियाणा जो लोक सेवा आयोग है ये यही मुद्दा पहले भी हुआ था? बिल्कुल हुआ था। देखिए ये मुद्दा है, ये है आपकी सिविल रिट पिटीशन 3442 नंबर है इसका। देखिए मैं सारे नंबर आपको दे रहा हूं ये ऑफिशियल वेबसाइट में, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये जो मुद्दा था ये 2020 का है, ज्यादा पुराना नहीं है। और यहां पर जो पिटीशन याचिका दायर की थी वो की थी उपेश मलिक, तो उसमें भी कुछ इशू आए थे। अब देखिए वहां पर जो निर्णय आया था वो क्या आया था, वो इस तरह का आया था कि जो माननीय उच्च न्यायालय है उसने यहाँ पर ये बात बोली थी कि जो पिटिशनर होते हैं, जो याचिका करते हैं, वो कहीं ना कहीं ज्यादातर जब तक ठोस सबूत ना हो, सब्सटेंशियल आपके पास मैटर ना हो, यानी कि सबूत ना हो, तब तक आपने याचिका नहीं कर सकते। वो गलत होता है, क्योंकि इतने बड़े आयोग पे आप उंगली उठा रहे हैं तो वो गलत है, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर यही बात उठाई गई है। यहाँ पर देखिए सेट एलिगेशन व्हिच हैव बीन एलेक्ट बाय द पिटिशनर अगेंस्ट द पेपर सेटर स्पेशली व्हेन द पिटिशनर डज नॉट नो इवन द नेम ऑफ द पेपर सेटर। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जिसने याचिका डाली है वो कहाँ जानता है कि पेपर किसने सेट किया है, वो तो वो जान भी नहीं सकता, राइट। तो जब आप ऐसों के विरुद्ध याचिका दायर करते हैं तो एटलीस्ट आपके पास पुख्ता सबूत होनी चाहिए, राइट।
तो यहीं पर देखिए क्या कहता है, 2020 वाले केस के लिए जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय है वो कहते हैं द सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर इज द प्रेरोगेटिव है। ये प्रेरोगेटिव क्या होता है? प्रेरोगेटिव मतलब होता है अपनी इच्छा से, जिसमें आप स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा से, जिसको आप एक डिस्क्रिशनी भी कह सकते हैं, राइट। प्रेरोगेटिव को समझाने के लिए मैं डोंट वरी एक रिट के माध्यम से आपको समझाऊंगा जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड में आने वाला है। तो यहां पर बताया जा रहा है द सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पेपर सेटर, यानी कि जो पेपर सेट कर रहे हैं, जैसे हरियाणा लोक सेवा आयोग, उनकी इच्छा पे निर्भर करता है वो कौन सा पेपर कैसे सेट करते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितना पूछ सकते हैं, जो वेटेज होता है, ऐसा नहीं कि अगर ये तय है कि 20% पॉलिटी से आना है तो 20% ही पॉलिटी से आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वंस selecting agency has reposed faith on a particular paper setter unless and until any substantive, अब देखिए substantive wrongdoing, इसका मतलब क्या होता है कि जब तक याचिका जो करता है उसके पास पुख्ता सबूत ना हो तब तक उंगली नहीं उठानी है, राइट। 2020 के केस में ये बात उठाई गई थी। is brought under record the integrity of the paper setter has to be maintained under all respect, मतलब ओवरऑल ये देखा था 2020 वाले केस में कि पेपर सेटर की कहीं ना कहीं जो गरिमा है उसको मेंटेन किया गया था, ठीक है। जो पेपर सेटर होता है, जो आयोग होते हैं, वो पेपर सेटर पे तभी पेपर सेट करने को देते हैं क्योंकि उसकी एक गरिमा होती है, उसका एक वर्चस्व होता है, राइट। और पेपर सेटर की कभी भी आइडेंटिटी जो होती है डिस्क्लोज नहीं की जाती है, राइट। अब देखिए ये पिटीशन मैंने आपको क्यों बताया कि इसमें आपने देखा है कि जैसे अभी जो मुद्दा आ रहा है जिसमें कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो यहां पर जो माननीय उच्च न्यायालय है वो कहीं ना कहीं जो फैसला है वो पिटिशनर के लिए दे रही है, इसीलिए वो आयोग से जवाब मांग रही है। इसीलिए आपने देखा होगा एडवोकेट जो जनरल है उन्होंने कहा कि 10 दिनों के भीतर हम जवाब देंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पर अब सब्सटेंशियल जो मैटर है, जो सबूत है वो दिए गए हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन सही में रिपीट हुए हैं, तभी तो अंकुर हो गए और जो अंकित है उन्होंने पिटिशन दायर की है विद प्रूफ, राइट। अब देखिए इसमें क्या है, जो रेट वाली जो प्रेरोगेटिव वाली बात थी वहीं पर मैं आपके एक छोटा सा टॉपिक उसको उठा लेते हैं। देखिए जो रेट होता है हमारा, जो आप जानते हैं अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट। तो वहां पर क्या है, जो रेट हमने बोरो किया है इंग्लिश से किया है, यानी कि ब्रिटेन से किया है, राइट। पर ब्रिटेन में इसको प्रेरोगेटिव रेट्स कहते हैं, प्रेरोगेटिव, फिर शब्द आ गया प्रेरोगेटिव, क्योंकि वहां पर जो वहां का राजा या रानी है उस पर निर्भर करता है कि वो रेट जारी करे नहीं करे, ठीक है। अब प्रश्न है क्या इंडिया में भी प्रेरोगेटिव रेट है? देखिए बात ध्यान से सुनिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो रेट जारी करता है वो अनुच्छेद 32 में है और अनुच्छेद 32 एक भाग 3 का हिस्सा है, यानी कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट का इच्छा नहीं चलती है, प्रेरोगेटिव नहीं है, वो करनी ही है, वो फोर्स है, उन्हें करना ही पड़ेगा। परंतु वही बात की जाए हाईकोर्ट की, तो 226 में है, तो वो भाग 3 नहीं है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो वहां पर हम हाईकोर्ट के लिए कह सकते हैं कि वो हाईकोर्ट के लिए एक प्रेरोगेटिव रेट हो सकती है। हाईकोर्ट की अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पर रेट जारी नहीं करना है तो वो बाध्य नहीं होता, राइट। तो ये बात याद रखेंगे क्योंकि वो लिंक था, इसीलिए मैंने ये टॉपिक यहीं पर आपको दिखा दिया। अब देखिए आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा, ये है हमारे लिए कीवर्ड, कि आयोग ने जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो प्रश्न पूछा है उसको अब आयोग क्या कह रहा है, ठीक है। आयोग क्या कह रहा है, जो आयोग ने कहा था हम 10 दिनों में बात कहेंगे, तो अब देखिए आयोग क्या कह रहा है। आयोग कह रहा है कि देखिए ऐसा है कि जो पेपर होता है सीसेट का वो होता है 33%, यानी कि क्वालिफाइंग होता है 33%। अब हम जो क्वेश्चन देते हैं 100 क्वेश्चंस देते हैं सीसेट पे। अब मान लेते हैं जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जैसे एज पर अंकित 38, एज पर अंकुर 40 के आसपास, तो हम इसको दोनों को 38 ही मान लेते हैं। अगर 38 क्वेश्चन को हम ड्रॉप कर देते हैं, अब यानी कि आप देखिए टोटल क्वेश्चन अगर 100 में से मैं 38 लेस करूं तो आपका ये आंसर क्या होगा, 62 क्वेश्चंस। तो 62 क्वेश्चन को हम बराबर मान लेंगे 100% के। पहले 100 क्वेश्चन 100% थे, अब 62%, माफ कीजिएगा 62 मार्क्स आएंगे 100% के, यानी कि अब इसका 33% हमें निकालना है। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि अगर 62 के मैं 33% की बात करूं तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम मानेंगे 21, यानी कि पहले आपको 100 के हिसाब से 33 मार्क्स लाने पड़ रहे थे कम से कम फॉर क्वालिफाइंग। अब आपको अगर जो भी क्वेश्चन ड्रॉप किए जाते हैं, हम अभी मान लेते हैं कि 38 क्वेश्चन ड्रॉप किए गए हैं, तो उसके हिसाब से आपको 21 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये बात बताई गई है पहले पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से देखेंगे। अब इसमें एक बड़ा एक पॉजिटिव, एक सिंपैथेटिक
जो एक नेचर होता है वो दिखा रहा है कौन, आयोग। अब मेरा क्या कहने का तात्पर्य है, यहां पर आप देखेंगे कि मान लेते हैं 100 क्वेश्चन के हिसाब से कोई व्यक्ति पास नहीं हो पा रहा है, क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। कोई मानते हैं मिस्टर एक्स है, जब 100 क्वेश्चन थे तो उसके मार्क्स आ रहे हैं 32 या 31, यानी कि क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। और जब वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा तो उसकी जो पेपर बने वो तो चेक ही नहीं होगा, राइट। अब मान लेते हैं जो मिस्टर एक्स है, जब ये क्वेश्चंस हटाए जा रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन हो गए 68, तब उसके कहीं ना कहीं 22 सही हो रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए 22 सही हो रहे हैं, यानी कि सेकंड कंडीशन के हिसाब से वो पास हो रहा है जब क्वेश्चन ड्रॉप हो रहा है, परंतु पहले वाली कंडीशन के हिसाब से वो फेल हो रहा है। तो ऐसे में अब आयोग ने क्या सॉल्यूशन दिया है, इस केस में आयोग क्या करेगा, इस केस में जो एक्स है वो पास माना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात हुई उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका सीसेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, पर अब हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी सोच रखी आयोग ने कि उनको भी मौका मिल जाएगा जिनका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था। तो ये बात यहां पर आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए अब बिल्कुल आपने क्या करना है, कहीं पर भी मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको बताई है, जिससे कि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना हो। विद रिकॉर्ड मैंने बताया है कि पेपर कहीं पर भी पोस्टपोन नहीं हो रहा है, राइट। क्योंकि यहीं पर एक बात और भी उठाई है कि यहाँ पर कोई भी शिकायत मेलाफाइट की नहीं आ रही है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो गलत है या आउट ऑफ सिलेबस की नहीं आ रही है। पिटीशन में कहीं पर भी नहीं लिखा है, चाहे अंकित की है, अंकुर की है, कि क्वेश्चन बाहर से पूछा हुआ है। इन आधारों पर कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो पोस्टपोन होते हैं, पर ये आधार नहीं दिए गए। और जो आधार दिया गया है उसका भी इन्होंने सॉल्यूशन दे दिया है, और उस आधार पे कहीं ना कहीं जिनका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था सीसेट, अब वो भी मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपने अपनी तैयारी बिल्कुल नहीं रोकनी है, राइट। और क्या करना है, वोएला क्लासेस के कोर्सेज को लॉन्च करना है, राइट। देखेंगे आप कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि आप तक सही इंफॉर्मेशन जाए। हम जानते हैं, हम जिम्मेदार हैं, राइट, और वो आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ। जो टेस्ट सीरीज है, आपको पता है आपके 4 पेपर होते हैं, तो उनमें तीन पेपर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे टेस्ट सीरीज है, जिसमें केवल आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो केवल आपको पड़ेगा 6999। तो समय बर्बाद नहीं करना है। नेक्स्ट है आपको, इसमें टेस्ट सीरीज नहीं है, इसमें आपके प्रीमियम लेक्चर्स है और स्टडी मटेरियल है, तो ये भी पड़ेगा आपको केवल 6999। और जो लास्ट, पर्सनली आई रिकमेंड दिस, क्यों देखिए बताता हूँ। पहले तो ये पूरा बंडल है, इसमें आपकी टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल है, सब कुछ है, प्रीमियम लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। तो ये केवल मात्र आपको पड़ेगा 9999 ओनली। अब इसमें देखिए एक ऑफर है अर्ली 90। इसमें क्या है, अब मैंने कहा था ना सीसेट जिनको लग रहा था मेरा क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है इस तरह से, या GS1 का जो पेपर है उसमें उतने मार्क्स नहीं पा रहे हैं, अब जिनको लग रहा था सीसेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है जो मैंने आपको बताई। तो आपने क्या करना है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपने समय बर्बाद नहीं करना है। आपने क्या करना है, केवल 10% हमें पे कर देना है। तो 9000 का 9999 का जो 10% है वो है 999, ये आपने पे करना है। और हमारा जो बंडल वाला कोर्स है उसे लॉग इन कर लेना है, और अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना है। पेपर पोस्टपोन नहीं होगा, समय बर्बाद नहीं करना है। और बाकी जब आपका मेंस में नाम आ जाता है, आपका रोल नंबर आ जाता है, तो आ ही जाएगा, क्योंकि एक सिंपैथेटिक अप्रोच रखी है आयोग ने, तो आएगा। तो बाकी 9000 आप हमें तब पे करेंगे, राइट। तो ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ट्रस्ट है हमारा, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा महक मैम का वीडियो, ये उनका एक रिवॉर्ड है हमारे लिए, इसलिए हम शेयर कर रहे हैं। और देखिए मेंस राइटिंग आपने करनी है, कॉपीज हमें भेजनी है। वोएला क्लासेस ऐसे आपकी कॉपी चेक करता है। यहाँ पर देखिए 72 आउट ऑफ 100 दिए जा रहे हैं मोहित राठी जी को, यानी कि 70% मार्क्स दिए जा रहे हैं। और देखिए 70% मार्क्स के आधार पर आज ये एक AETU सेलेक्ट है। और इमेजिन करिए आपके 80% आ जाते हैं तो, राइट। तो मार्किंग हम एक एक शब्द का ध्यान देखते हैं, एक एक वर्ड का, राइट। तो देखिए एंड में मैं फिर कह रहा हूँ, हर चीज मैंने बताई आपको। तो यहाँ पर जो भी गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है, जो कह रहा है पेपर पोस्टपोन होगा, नहीं होगा, आप ये वीडियो दिखा सकते हो उसको, राइट। तो यहीं से मैं लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।